हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्रोम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। मेटल्स कार्बोनिल जनरली क्या होते हैं, अगर कोई भी मेटल्स है वो CO ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है तो ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स हैं हम उसको मेटल कार्बोनिल नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ए कॉम्प्लेक्स व्हिच मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO as a ligand is present then such a complex is said to be metal carbonyls। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहेंगे, मेटल कार्बोनिल्स। जनरली जो मेटल कार्बोनिल्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है लिगेंड के बेसिस पे टू टाइप्स से। फर्स्ट टाइप क्या है, होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक क्या होते हैं, यानी सेम एक ही टाइप का कोई भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक ही लिगेंड लगा होता है, उसमें कोई दूसरा नहीं होता, यानी सेम होता है। हेट्रोलिप्टिक का मतलब क्या है, डिफरेंट, यानी CO भी लगा हो सकता है, उसके अलावा PPS3 Cl कई टाइप के लिगेंड उसमें मेटल से डायरेक्टली अटैच हो सकते हैं। तो ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स आप उनको क्या कहेंगे, हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक में क्या होगा कि जो भी लिगेंड लगा होगा वो एक ही लिगेंड होगा, कोई सेम ही लिगेंड लगा रहेगा उस कॉम्प्लेक्स में, कोई दूसरा नहीं होगा। अब जो भी हमारा स्ट्रक्चर्स होता है मेटल कार्बोनिल का, CO का, यानी मेटल कार्बोनिल है कोई भी मेटल होगा जो CO ग्रुप से लगा हुआ होगा, अटैच होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स है उनको आपने मोटर। अब इसकी बॉन्डिंग हम देखते हैं कि कैसे ये बॉन्डिंग करता है। फर्स्टली क्या होता है, जो भी हमारा कार्बन एटम्स है हम देखते हैं कि इसके आउटर मोस्ट या बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बैलेंस सेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज कर लिए बॉन्डिंग बनाने में इस ऑक्सीजन के साथ, और इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके बैलेंस सेल में ऑक्सीजन के। इस अकॉर्डिंग जो भी कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद एट द लास्ट जब आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे तो 9 आ रहा था, तो इसीलिए इस पर एक प्लस चार्ज लगा दिए। और जब आप ऑक्सीजन पे कार्बन पे काउंट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम आता है, तो इसीलिए इस पर एक माइनस चार्ज, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन उस ले रहा है। अब इसके पास जो भी लोन पेयर बचे हुए हैं, A2 इलेक्ट्रॉन जो भी बचे हुए हैं, ये इस मेटल को क्या करता है, डोनेट कर देता है बॉन्डिंग बनाने में, ये मेटल को दे देता है। बाद में फर्दर क्या कंडीशन होती है, मेटल के पास भी अपना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। ये मेटल इसके पास अगर पाई बॉन्ड बना है तो पाई का बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा और पाई का एंटी बॉन्डिंग भी ऑर्बिटल्स होगा। बाद में क्या होता है, एक कंडीशन आती है जब ये मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में, इस जो भी आपका CO कार्बन है इसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देता है। यही जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। यानी फर्स्टली क्या हुआ, जो भी कार्बन इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन अपना मेटल को डोनेट किया और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, मेटल के पास अपने भी कुछ इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। यही प्रोसेस जो हुई वो क्या कहलाई, बैक बॉन्डिंग प्रोसेस। इसके लिए कंडीशन है, याद रखेंगे आप, एवरी लिगेंड इज सिग्मा डोनर एट फर्स्ट। जो भी लिगेंड होगा वो सबसे पहले सिग्मा डोनर तो जरूर होगा ही होगा, सिग्मा बॉन्ड के बाद फॉर्मेशन। उसके बाद बैक बॉन्डिंग होगी तो उसके अंदर कुछ पार्शियल पाई कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे जो कॉन्सिक्वेंस निकला पाई बॉन्डिंग का, वो फर्स्ट निकला कि जो भी मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है CO के पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब जब भी ये मेटल इस CO के साथ बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है तो इसमें क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा जा रहा है। अगर कोई भी बॉन्ड है डबल बॉन्ड हो जा रहा है तो सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड क्या होता है, आपका स्ट्रांग होता है। डबल की अपेक्षा ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो मेटल और कार्बन का जो भी बॉन्ड होगा MC बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अगर MC बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो C और O का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड था, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड में
ब्रेकिंग आ रही है, पार्शियल कुछ करेक्टर रिलीज हो रहा है, तो यहाँ से CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, गेट्स वीकर हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे बैक बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द बैक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो फर्स्ट आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ द चार्ज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपके बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्जेस भी लिखे होंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा। तो फर्स्ट आप डिस्कस करेंगे नेगेटिव चार्ज इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि आपका जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अगर इसमें नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन द मेटल साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें इंक्रीज करते जाएंगे, -1 -2 -3, तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसकी साइज भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और उस सिस्टम की पोलराइजेबिलिटी भी मेटल्स की क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग इन कार्बोनिल इंक्रीजेस। तो जो सिंपल सी बात है आप ये याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर माइनस चार्ज है तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी और बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इससे जो कॉन्सिक्वेंस निकलेगा हमारा वो क्या होगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जो भी C और O का बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक होगा और लार्ज होगा। यानी कि जब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो जो भी मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड हो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसकी लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, और जो भी CO बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक होगा। अगर वीक होगा तो लार्ज होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, positive charge on the metal coordination sphere. As the positive charge increases on the coordination sphere, metal size of d orbital contract. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो साइज है डी ऑर्बिटल की वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। उससे क्या होगा, जो भी आपकी पोलराइजेबिलिटी थी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी, मेटल कार्बोनिल की डिक्रीज करेगी। अगर बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर रही है, अगर इसके बीच में कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, थोड़ा डिक्रीज हो रही है, तो जो भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहा है उतना नहीं आ पाएगा, तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, वीक रहेगा, और CO बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपने जो भी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखे हैं, फैक्टर इफेक्टिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप दोनों पॉइंट याद रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स दिया है, पूछा है कि ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप तीनों में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसी कंडीशन है कि अगर तीनों में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप उस कंडीशन में बैक बॉन्डिंग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको जो ऊपर 2 रूल बताया गया है आप उसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है MnCO6 प्लस CrCO6 प्लस, कोई चार्ज नहीं है। वेनेडियम CO6 माइनस चार्ज है। सबसे पहले आप सबका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। Mn 7 इलेक्ट्रॉन, CO 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 6 प्लस चार्ज है उतना माइनस कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आएगा। Cr 6 इलेक्ट्रॉन देगा, CO 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन इसका भी आ गया। वेनेडियम 5 इलेक्ट्रॉन, CO 6 × 2 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग में क्या आपको बताना है, तो आपने फर्स्टली क्या पढ़ा, अगर माइनस चार्ज है किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तो साइज डी ऑर्बिटल की इंक्रीज करेगी, पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस अकॉर्डिंग सी में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग, मोर बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा इसमें क्योंकि माइनस चार्ज है तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी का होगा। बी पे कोई भी चार्ज नहीं है उसके बाद बी का होगा। MnCO6 पे प्लस चार्ज है यानी डी ऑर्बिटल की साइज़ क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग सबसे कम क्या होगी, ए में होगी, लो होगी ए में। तो जो भी आर्डर होगा बैक बॉन्डिंग का इस सिस्टम में वो यही होगा आर्डर।
कि सी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी का, फिर ए का। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एंड मोर स्टेबल। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप सबका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको जनरली बताया गया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कि अगर कॉम्प्लेक्स है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो वो मोस्ट स्टेबल होगा, लेकिन ऐसा है अगर सब में वही आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में आप बैक बॉन्डिंग देखेंगे। फर्स्ट क्या है, FeCO5 इलेक्ट्रॉन काउंट की 18 इलेक्ट्रॉन आया। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स के बारे में बताया गया है कि आप कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फर्स्टली आपने काउंट किया FeCO5 18 इलेक्ट्रॉन आया, FeCO4 2 18 इलेक्ट्रॉन आया, FeCO6 18 इलेक्ट्रॉन आया। सब में आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है। अब आप देखेंगे बैक बॉन्डिंग, इस स्फीयर पे क्या चार्ज है, -2 चार्ज है। आपको बताया गया था कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज है तो वहाँ पे क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल्स की साइज है वो क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर साइज बढ़ेगी इंटर एटॉमिक रिपल्सन की वजह से, और अगर साइज इंक्रीज कर रही है तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी। अगर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस वाले केस में क्या होगा, मोर पोलराइजिंग पावर होगा, मोर बैक बॉन्डिंग होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये आपका क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। अब उसके बाद इसके बाद जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा FeCO5 में आएगा। इस पे क्या है, प्लस चार्ज है। अगर प्लस चार्ज है तो क्या होगा, लेस पोलराइजेबिलिटी होगी। उसके बाद लेस बैक बॉन्डिंग होगी, लेस स्टेबल होगा। तो अगर इसमें आपको बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो मोर स्टेबल क्या होगा, ए वाला होगा, और सबसे कम स्टेबल क्या होगा, ए वाला होगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द लिगेंड्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग डोनरेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। आपको कुछ लिगेंड्स दिए गए हैं और इसमें आपको कंपेयर करना है कि किसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप 2 रूल्स याद रखेंगे। फर्स्ट रूल है, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट ए एटम बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, लाइक सी है, उसको अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कार्बन को हटा के ऑक्सीजन लगा दिए तो क्या होगा, इट डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ HOMO एंड LUMO, कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी पुअर डोनर बट बेटर एक्सेप्टर। अगर कोई भी आपका एटम्स है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं तो HOMO एंड LUMO दोनों की एनर्जी क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिससे वो स्पीसीज क्या हो जाती है, पुअर डोनर हो जाती है, वो उतना डोनेशन नहीं कर पाती है। लेकिन अगर एक्सेप्टर की बात आएगी तो वो अच्छा एक्सेप्टर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट ए एटम बाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लेकिन अगर आप उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिए हैं तो प्लस आई इफेक्ट सब में शो करेगा। तो इस सिस्टम की क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, यानी इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ HOMO एंड LUMO। तो क्या हो जाएगा, अगर सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, तो इट विल बी बेटर डोनर बट पुअर एक्सेप्टर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो एनर्जी आप HOMO एंड LUMO दोनों की इंक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, इसमें लगा है, तो सबसे बेटर डोनर क्या होगा, ए वाला होगा। उसके बाद इसमें देखेंगे 2 CH3 लगा है, प्लस आई इफेक्ट। उसके बाद क्या होगा, इस ए बेटर डोनर होगा, इसमें 1 CH3 लगा है, ए वाला बेटर डोनर होगा। इसमें कोई भी CH3 नहीं लगा, हाइड्रोजन लगा है, ए बेटर डोनर होगा। इसमें क्या लग गया, फ्लोरीन लग गया, तो इसके बाद ए बेटर डोनर होगा। इसमें क्या लग गया, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग गया, तो HOMO और LUMO दोनों की एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो ये क्या होगा, सबसे लेस डोनर होगा। तो अगर इस सिस्टम में देखा जाए कि सबसे मोर डोनर कौन होगा, तो ये ए होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन होने की वजह से इसकी होमो और ल्यूमो दोनों की एनर्जी क्या है, इंक्रीज कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे आप तो क्या होगा, ऑर्डर होगा डोनर एबिलिटी का सबसे ज़्यादा 4 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर 2 में होगा, फिर 1 में होगा, फिर 5 में होगा, फिर 6 में होगा। लेकिन अगर एक्सेप्टर की बात करेंगे तो यही ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी 6 फ्लोरीन के केस में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद नेक्स्ट फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द एबव लिगेंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर डोनर एंड एक्सेप्टर एबिलिटी। जैसे आपको अगर वो 2 रूल याद है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो कैसे होमो और ल्यूमो की एनर्जी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो लगा होगा तो कैसे दोनों की एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो आप क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखना होगा कि किस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, किस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें देखेंगे आप क्या 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, यानी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसी का, यही बेटर डोनर होगा, ये आपका क्या होगा, बेटर डोनर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ए वाला सिस्टम आएगा, बेटर डोनर होगा। Cn इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग ग्रुप लगा है, यानी इसकी डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा होमो और ल्यूमो की एनर्जी, तो सबसे लेस बेटर डोनर यही होगा। तो ऑर्डर अगर आपको सेट करना होगा तो सबसे ज़्यादा सेकेंड का होगा, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का, फिर 4 का। यही अगर एक्सेप्टर की एबिलिटी आएगी तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट आप देखेंगे, अरेंज दी सिग्मा डोनर एबिलिटी ऑफ हेमीन। अब इस हेमीन के केस में अगर आपको डोनर एबिलिटी देखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे जो आपका C2H5 होता है वो CH3 की अपेक्षा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या मोर प्लस आई इफेक्ट शो करता है, आप ये पॉइंट याद रखेंगे। तो इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी डोनर एबिलिटी होगी। उसके बाद CH3 यानी यहाँ पे 3 Me लगा है, उसके बाद किसका होगा, 4 का होगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, 2 Me लगा है, यानी थर्ड का होगा। 1 लगा है, 2 का होगा, यानी H3 हाइड्रोजन लगा 1 का होगा। 3 फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हैं, इसकी डोनर एबिलिटी सबसे कम होगी। तो जो भी ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी होगा वो क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1, 6। तो आपको मैंने आगे जो भी रूल्स बताए हैं आप उस रूल्स को 1-2 बार देख के अच्छे से याद करके रखेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन जो भी बाकी हैं उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। इस अकॉर्डिंग आपके मेटल्स कार्बोनिल में कोई डाउट नहीं होगा। बस आप 1-2 बार वीडियो को ज़रूर वॉच करें, अच्छे से इसको एक पॉइंट बाय पॉइंट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।